कांशीराम वो नेता जिसने बहुजन के कंठ को आवाज दी। कांशीराम वो नेता जिसने बहुजनों को राजनीतिक बाहुबल दिया। कांशीराम वो नेता जिसने बहुजनों के लिए रायसीना का महल त्याग दिया। जी हां, दलित जिसे मसीहा मानते हैं, पंजाब में पैदा होकर जिसने यूपी की राजनीति को बदल दिया, वो कांशीराम जब भी दलित राजनीति के उद्भव और विकास की बात होगी, उनका नाम पहली फहरिस्त में होगा। नीला झंडा हाथी निशान का नारा देने वाले कांशीराम आजीवन 85 और 15% की पॉलिटिक्स के पैरोकार रहे हैं और वो 15% में देश की सवर्ण जातियों को शामिल मानते रहे और 45% को बहुजन समाज का हिस्सा कहते थे। कांशीराम का एक नारा आज भी राजनीति में गूंजता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कांशीराम ने समाज को एकजुट करने के लिए कुछ ऐसे नारे गढ़े, उन नारों को ऐसी धार दी जिससे यूपी जैसे बड़े राज्य में मायावती ने कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई। कांशीराम ने सोशल इंजीनियरिंग के नए कॉन्सेप्ट की हमेशा इजाद की। एक नोट एक वोट वो नारा था जिसने बहुजन समाज पार्टी के साथ भावनात्मक रिश्ते की शुरुआत कर दी थी। कांशीराम ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसमें कमाल उनके नारों का ही था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांशीराम का यह नारा जिसने वंचित समाज के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा की। इसी नारे ने वंचित समाज को ऐसा गोलबंद किया कि देश में राजनीतिक दलों का एजेंडा ही बदल गया। बहुजन नायक कांशीराम ने सिर्फ अपने समाज को जगाया नहीं, या यूं कहें कि सब कुछ उन्होंने न्योछावर भी कर दिया। एक किस्सा पिछली सदी का है। मामला 11वीं लोकसभा यानी 1996 से 98 के बीच की बात है, जब वो पंजाब से निर्वाचित होकर आए थे। ये वही समय था जब शंकर दयाल शर्मा का बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो रहा था और राजनीतिक दलों के बीच नए राष्ट्रपति की तलाश शुरू हो गई थी और चर्चा भी शुरू हो चुकी थी। और यही वो समय था जब बीजेपी की कोशिश थी कि अपने जनाधार को बढ़ाने की और कोशिश की जाए। इसी प्रयास के तहत वो सवर्णों की पार्टी की छवि से भी बाहर निकलना चाहती थी। बीजेपी का अगला टारगेट था अनुसूचित जाति वर्ग के बीच वोट बैंक और स्वीकार्यता को बढ़ाना। इसे लेकर पार्टी बीएसपी के साथ अपनी राजनीतिक नजदीकियां बढ़ा रही थी। उस दौर में बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि कांशीराम राष्ट्रपति बने। देश में दलित राष्ट्रपति से उनकी पार्टी के साथ जनता में एक अलग संदेश जाएगा। उन्होंने इसके लिए बकायदा कांशीराम के समक्ष प्रस्ताव तक भेज दिया। राष्ट्रपति चुनाव में जीत का गणित भी समझा दिया। वाजपेयी ने कहा कि कांशीराम का नाम आने से कोई पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी। कांशीराम के करीबियों ने भी हामी भर दी थी, लेकिन कांशीराम को एक बात खटक रही थी। कहा जाता है कि वाजपेयी ने उस वक्त के अपने सभी सहयोगियों समेत कुछ विपक्षी दल के नेताओं को भी राजी कर लिया था। उन दलों के नेताओं ने समर्थन का भरोसा दे दिया था। खुद कांशीराम ने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा था कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति बनने पर उन्हें रहने के लिए रायसीना का महल तो मिल जाएगा, लेकिन जिस मिशन को लेकर उन्होंने साइकिल से लेकर हाथी तक का सफर किया और उसके बाद वो राजनीति में आए, उसे अंजाम तक पहुंचाने में एक पूर्ण विराम लग जाएगा और वो मिशन यहीं थम जाएगा। बहुजन का हाथी महल के अंदर कैद हो जाएगा। इसीलिए कांशीराम ने राष्ट्रपति बनने की बजाय बहुजन मिशन को तरजीह दी और मिशन को आगे बढ़ाने का प्रण जो उन्होंने लिया था, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रण ही इतना मजबूत था और उसका परिणाम आया साल 2007 में, जब यूपी में बीएसपी इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बनकर सामने आई कि उसने अकेले दम पर अपनी सरकार बना ली। हालांकि वो देखने के लिए तब तक इस दुनिया को छोड़ चुके थे। इतना ही नहीं, ये भी एक चौंकाने वाली बात ही है कि जिस समाजवादी पार्टी के दम पर मुलायम सिंह यादव ने अपनी भारतीय राजनीति में एक पहचान बनाई, प्रदेश और देश में बड़ा नाम कमाया, बड़े नेता बने, उन्होंने भी अपनी पार्टी का गठन यानी समाजवादी पार्टी कांशीराम के कहने पर ही बनाई थी। वो दशक था 90 का, जब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर हुआ करता था। हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंजता था, जय श्री राम जय श्री राम। मुलायम सिंह यादव उस समय जनता दल से अलग होने के बाद जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। कांशीराम 1991 में मुलायम के प्रभाव वाली इटावा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि इस चुनाव में जनता पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में था, लेकिन मुलायम ने कांशीराम की पैरोकारी कर दी। नतीजा
कांशीराम चुनाव जीत गए। जीत के बाद कांशीराम ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूपी में वो और मुलायम सिंह यादव एक हो जाएं तो बीजेपी को बेअसर किया जा सकता है। इसके अलावा उनका और एक मानना था कि सरकारें ऐसी होनी चाहिए जिसमें गठबंधन हो, यानी दबाव हमेशा बना रहे। एक बहुमत की सरकार आने से निरंकुशता आ जाती है। प्रदेश में बीजेपी के असर को कम करने के लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात भी की थी और तमाम नारे भी गढ़े थे। इसी मुलाकात में कांशीराम ने मुलायम को तमाम बड़े नेताओं की छतरी से बाहर निकलकर अपनी नई पार्टी बनाने की सलाह दी थी। मुलायम सिंह को भी ये बात समझ में आ गई और 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो तमाम दूसरी पार्टियों को मजबूत करते करते थक गए हैं, अब वो अपनी पार्टी बनाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने की घटना के बाद जब यूपी की कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई, नए चुनाव का ऐलान हुआ तो सपा और बीएसपी ने गठबंधन का चुनाव लड़ा। जो बीजेपी विवादित ढांचा के ढहने के बाद सत्ता में वापसी की संभावना और ख्वाब देख रही थी, उसे इस गठबंधन ने रोक दिया था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी। हालांकि ये अलग बात है कि ये गठबंधन 1.5 साल से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया और सरकार गिर गई थी। 15 मार्च 1934 को पंजाब में जन्मे कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले बाम सेफ के नाम से बहुजन समाज के कर्मचारियों के लिए सक्रिय थे। बाम सेफ के जरिए उन्होंने इस वर्ग के कर्मचारियों को मजबूती दी। बाद में उनको लगा कि इस रास्ते से वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जो उनका लक्ष्य है, तो उन्होंने 14 अप्रैल 1982 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा था कि सत्ता की चाबी बहुजन को अपने हाथ में रखनी होगी। इसके लिए यूपी उनकी प्रयोगशाला बनी जिसमें वो कामयाब भी हुए। 2006 में अपनी मृत्यु के पहले ही मायावती को उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया था। यही वजह है कि राजनीति में मायावती और बहुजन समाज पार्टी का जब भी जिक्र होगा तो कांशीराम का नाम सबसे पहले लिया जाएगा और भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाले कांशीराम को हमेशा ऐसे ही याद किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।